नमस्कार। आज के क्लास में हम इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत पढ़े थे, अर्थात वे रचनाएं पढ़ी थी जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिनमें हमने वार्ता ग्रंथ को देखा था, वार्ता ग्रंथों को पढ़ा था, जिसमें 200 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि गोकुलनाथ द्वारा रचित है। इनके अलावा भक्तमाल, जिसके रचनाकार नावादास हैं, कविमाला, जो कि तुलसी के द्वारा रचित है, मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, जो कि बैनी माधवदास के द्वारा रचा गया था। इनके अलावा भी हमने बहुत सारे ऐसी रचनाएं देखी थी जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास इन रचनाओं के बारे में, इन रचनाओं के आधार पर लिखा तो गया था, लेकिन विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा किन पद्धतियों का प्रयोग अपने इतिहास लेखन में किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास लेखन की प्रमुख 5 पद्धतियां हैं, जिनमें पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, चौथी है विदेहवादी पद्धति और 5वीं है समाजशास्त्रीय पद्धति। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्णानुक्रम पद्धति की, कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या है और इसका प्रयोग सबसे पहले इतिहास लेखन में किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्णानुक्रम क्या है। वर्णानुक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस अनुक्रम, अर्थात वर्णों का क्रम। इसकी परिभाषा देखते हैं कि इतिहास लेखन की वह पद्धति जो कवियों के नाम के पहले अक्षर के क्रम से लिखी जाती है, वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। यानी कि वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना ही वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। किसकी तरह होती है? शब्दकोश की तरह होती है। इसमें शब्दकोश में जो पहला अक्षर आता है, पहले उसी को लिया जाता है। जैसे हमने कवि ले लिए, जैसे कबीर, रैदास, मीराबाई, तुलसीदास, तो उनका परिचय कालक्रम के अनुसार ना देकर उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर दिया जाएगा। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। कैसी पद्धति है यह? सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है और अवैज्ञानिक पद्धति भी है। इसमें तथ्यों का जो जानकारी एकत्रित की थी, उनका कोई क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीका नहीं था। यानी कि यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नहीं थी। इस पद्धति में जो कवियों का कालक्रम था, जो उनकी जन्म तिथि थी, उनको कोई महत्व नहीं दिया गया है और ना ही उस युग की प्रवृत्तियों को महत्व दिया गया है। इसमें केवल कवियों के नाम के प्रथम अक्षर का ही ध्यान रखकर उनका परिचय दिया गया है, चाहे उनकी जन्म तिथि कोई भी हो। तो देखते हैं कि सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्वेतर एंदोई हिंदुस्तानी में किया था, तथा शिव सिंह ने भी अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो गारसादा तासी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें प्रथम कवि अंगद थे और अंतिम कवि हेमंत पंत थे। जो गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग
किया है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही इन कवियों का परिचय दिया गया है। भाई ये फ्रेंच भाषा में लिखा है, ये इतिहास ग्रंथ किस में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। गारसा तासी भी फ्रेंच विद्वान थे। अगली पद्धति देखते हैं, कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में इतिहास लेखन के लिए कवियों की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, यानी कि कवियों की जन्म तिथि के आधार पर ही उनका परिचय दिया जाता है। इसे परंपरागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह ही अवैज्ञानिक व अमनोवैज्ञानिक है। इसमें कवियों की जन्म तिथि, उनके कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, लेकिन वहां की युगिन प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस पद्धति में भी युगिन प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि यह अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक होते हुए भी इतिहास लेखन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति रही है। कैसी रही है ये? सबसे महत्वपूर्ण पद्धति रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के कालक्रम का ही ध्यान रखा है। तो यह जो ग्रंथ है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है ये? अंग्रेजी भाषा में। जो गारसा तासी द्वारा ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में था और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जब आगे इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे तब उसमें इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इसे हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथ्यों का संग्रह करके उनका विश्लेषण किया जाता है, वह वैज्ञानिक पद्धति होती है। यानी कि इस पद्धति में तथ्यों का संकलन किया जाता है और फिर उन्हें क्रमबद्धता और व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। इस पद्धति में भाषा के विकास क्रम को भी ध्यान में रखा जाता है और रचनाकार पर युगिन परिस्थितियों का भी प्रभाव रहता है, यानी कि उस युग की जो परिस्थितियां थी उसका भी प्रभाव रचनाकार और उसकी रचनाओं पर पड़ता है। इसमें तटस्थ व निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। इतिहासकार का किसी भी रचनाकार के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। सभी रचनाकार इतिहासकार की दृष्टि में समान होते हैं। इस पद्धति पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव माना जाता है। किसका प्रभाव माना जाता है? कार्ल मार्क्स का। तो देखते हैं इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 तथा इसका द्वितीय जो भाग था वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी। आगे बात करते हैं विदेहवादी पद्धति की। सबसे पहले देखते हैं कि विदेहवाद का अर्थ क्या होता है। विदेहवाद का अर्थ होता है संदेह से परे। विदेहवादी पद्धति के जनक तैन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तैन को। तैन ने 3 बातों पर बल दिया है
जाति, वातावरण और क्षण। जाति, वातावरण और क्षण, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर जो इतिहास रचा गया वो ही सर्वमान्य और महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पद्धति की परिभाषा क्या है। वह पद्धति जिसमें जाति, वातावरण व क्षण को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति है, यानी कि यह पद्धति सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है। इसमें कार्य कारण संबंध को महत्व दिया जाता है। जैसे किसी भी काल का नामकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे आदिकाल के बाद का जो काल था उसे भक्ति काल नाम क्यों दिया गया, उसके बाद रीतिकाल क्यों आया, गद्य काल को गद्य काल क्यों कहा गया, आदि बातों का इसमें बहुत महत्व दिया जाता है। इस पद्धति में काल विभाजन करते समय युग एवं प्रवृत्ति दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण किया जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया है। जैसे युग के आधार पर आदिकाल, युग के आधार पर आदिकाल, और आदिकाल में जो प्रवृत्ति थी, वीरता की प्रवृत्ति थी, तो आदिकाल को दूसरा नाम दे दिया गया वीरगाथा काल। क्या दे दिया गया? वीरगाथा काल। ऐसे ही पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया गया, उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया गया, और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया। इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा एवं उसके युग को भी महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें युगीन प्रवृत्तियों को भी महत्व दिया जाता है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में किया था। हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, इसे सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनाकार, उनकी रचनाएं और वहां की जो युग प्रवृत्तियां थीं उन सभी को महत्व दिया है। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। कितना है? 1929 ईस्वी। अगली पद्धति की बात करते हैं, समाजशास्त्रीय पद्धति। इसकी परिभाषा देखते हैं। इस पद्धति में रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल दिया जाता है कि उसने समाज से क्या कुछ ग्रहण किया तथा रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रयोग किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। कितना है? 1940 ईस्वी। इनके द्वारा रचित दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास।
उद्भव एवं विकास। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। इनका तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। इन 5 पद्धतियों के अलावा भी हमें एक पद्धति और देखने को मिलती है, जो है आलोचनात्मक पद्धति। कौन सी है? आलोचनात्मक पद्धति। अब ये आलोचनात्मक पद्धति क्या होती है, चलिए देखते हैं। इस पद्धति में रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? रचनाओं के मूल्यांकन पर। इस पद्धति में रचनाकारों के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा की थी। अगली क्लास में हम इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे कि सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा का विधिवत श्री गणेश किसने किया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।